हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर आप लाइव जुड़े हुए हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट थंबनेल आप सबने देखा होगा, भारत में आपातकाल। ये पुराने आपातकाल की बात कर रहे हैं, अब की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अगर देखें तो लगभग 45-47 सालों से भारत आपातकाल के इस शब्द से एक तरह से भूल ही गया है, क्योंकि एक लंबी पीढ़ियां उसके बाद जा चुकी हैं जिन्होंने उसको लाइव देखा था। तो आज हम बातचीत करेंगे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसी कौन सी कंडीशंस रही और कब कब आपातकाल लगा। तो आज का टॉपिक रहेगा भारत में आपातकाल, इमरजेंसी। कहते हैं इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट था, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो हेड थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनसे पूछा गया कि सर आपात का मतलब क्या है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी कंडीशन, कोई भी परिस्थिति जो तुरंत से कार्यवाही की डिमांड करे उसे आपातकाल या आपात कहा जाएगा। तो कभी भी अगर देश पे कोई एकदम से मुश्किलात आन पड़े तो देश में जो डिसीजन लेना पड़ेगा उसे हम कहेंगे ये आपातकालीन परिस्थिति के चलते डिसीजन लिया गया। इसका मतलब इसके कुछ कारण रहेंगे। अचानक से आपातकाल आता है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते आपातकाल लगाना पड़ता है। अब इंडिया में आज तक आपातकाल महज 3 बार लगा, और 3 बार मतलब कि किसी न किसी कारण से स्थिति इतनी खराब हुई कि देश को आपातकाल के दौर में से गुजरना पड़ा। तो आज हमारा टारगेट यही है कि हम आपातकाल को पढ़ लें। बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा आपातकाल के ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं, और आजकल क्योंकि पेपर वो रटने वाले खत्म हो गए तो वो आपातकाल की हेडिंग देके चार पॉइंट्स देंगे। जैसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी ठीक नहीं है, कौन सी बात, या कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो आपातकाल के दौर में नहीं देखे जाते। तो सबसे पहली बेसिक चीज़ है कि हमें ये पता चले आपातकाल लगा कब कब था। तो हमारे बीच में जो आज हम लोग पढ़ते हैं जो चीज़ें, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी लगी कब कब थी। फिर इसमें क्या क्या होता है वो तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आज हम इमरजेंसी के लगने की बातचीत करेंगे। ऐसे कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक मैं पढ़ाती रहूंगी ताकि आप लोग जब पॉलिटिक्स पढ़ें या मॉडर्न इंडियन कोई भी इस तरह की बातचीत पढ़ें तो आपकी एक समझ हो, आपको पता हो कि इमरजेंसी क्या होती है, क्यों लगी, किस प्रेसिडेंट के टाइम में कौन पीएम था और क्या हालात थे, किन परिस्थितियों के चलते भारत में कुछ चीज़ें टाली नहीं जा सकी, जिसके चलते आपातकाल का निर्णय लेना पड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी। सबसे पहली बात, इमरजेंसी कोई एक आदमी इच्छा से नहीं लगा सकता, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में है कि इमरजेंसी को लगाने की पावर तो राष्ट्रपति के पास है, पर कुछ हालात होंगे तब राष्ट्रपति इमरजेंसी की इस पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जैसे भाग हैं अलग अलग, तो 18वां जो भाग है ना, 18th, अभी आप जानते हैं लोकसभा अभी आप ही के सामने बनी है, 543 सीट्स पर इलेक्शन हुए, ये 18वीं लोकसभा का गठन हो गया। परसों रात में ही मोदी जी ने वो क्लियर कर दिया था, हर न्यूज़ चैनल पर थी कि किस बड़े आदमी को कौन सा कैबिनेट मिनिस्ट्री पकड़ाई गई है। कल मैंने उसके लिए भी एक क्लास ली थी कि किसको कौन सा पद मिला, किसको कौन सी जो ये अलग अलग बंटवारा हुआ तो किसको कौन सी सीट मिली, कि भारत में जल शक्ति मंत्रालय किसको मिला, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको मिली, या भारत का पर्यावरण मंत्री कौन है, या रेल मंत्री कौन है, जहाज रानी किसको दिया गया। तो मैंने कल की क्लास में ये सारा बहुत डिटेल से ढंग से पढ़ाया था। आने वाले 5 सालों तक अगर इसमें फेरबदल ज्यादा नहीं हुआ तो ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। और कभी भी किसी भी पेपर में, करंट अफेयर्स से जुड़े पेपर में या कहीं भी किसी एक मंत्रालय के बारे में पूछ के कह सकते हैं कि ये विभाग किस मंत्री को दिया गया है, तो आपको ये पता रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 18वें भाग में 3 आर्टिकल्स स्पेशल फोकस करते हैं इमरजेंसी के ऊपर। ये 3 आर्टिकल्स हैं 352, 356 और 360। ये 3 आर्टिकल राष्ट्रपति की पावर्स में भी हम पढ़ते हैं। यहाँ हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, तो तीनों को हमने भाग 18 से जोड़ लिया। तो भाग 18 के आर्टिकल 352 में लिखा है कि देश में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। नेशनल का मतलब पूरे देश में अगर हालात खराब हों, आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशंस फील हों, तो राष्ट्रपति पूरे देश में एक साथ या देश के किसी एक बड़े हिस्से में, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में या नॉर्थ में, जहां जरूरत पड़े वहां, या तो पूरे देश में भी या देश के किसी एक भाग में भी परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल जाने पर इमरजेंसी की पावर का आर्टिकल 352 के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं।
आज तक इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ 3 बार हुआ है और 352 लगने के पीछे कारण हमेशा बड़े होंगे। ये बड़े कारण क्या क्या हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के? पहला कारण हो सकता है हमारा किसी के साथ युद्ध हो जाए, जैसे मान लीजिए पड़ोसी के साथ हमारी लड़ाई झगड़े हो गए, उसमें हम भी शामिल हैं वो भी। दूसरा कारण हो सकता है हमारी लड़ाई झगड़े नहीं थे लेकिन किसी बाहरी ताकतवर देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो युद्ध की स्थिति हो, कोई बाहर से आक्रमण कर दे। या फिर तीसरी कंडीशन, अगर इंडिया में कहीं पर भी सैन्य या जनता कोई भी विद्रोह कर दे, और ये विद्रोह कैसा हो? सशस्त्र, यानी अस्त्र शस्त्र के साथ अगर जनता इकट्ठी होके बड़ी तादाद में, या सेना, क्योंकि सेना के पास तो हमेशा अस्त्र शस्त्र रहते ही हैं, तो अगर कभी भी इस तरह का सशस्त्र विद्रोह होने का आभास हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे भारत में इमरजेंसी लगा सकते हैं। हमारे देश में आज तक, अभी तक सशस्त्र विद्रोह वाली इमरजेंसी कभी नहीं लगी, लेकिन जो आप ये देख रहे हैं ऊपर के टॉपिक, इनके इमरजेंसी हमने देखी है। तो आर्टिकल 352 इंडिया में आज तक 3 बार इस्तेमाल हुआ है और 3 ही कारणों से इस्तेमाल होता है, या तो युद्ध, या बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह, वो जनता या सेना कोई भी करे। ठीक है। आर्टिकल 356 का नाम नेशनल इमरजेंसी नहीं है, इसे कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। ये किसी स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके से काम करना है, अगर संवैधानिक तरीके से किसी राज्य की सरकार ढंग से काम ना कर पाए, जैसे हमारे संविधान ने उसको दिशा निर्देश दिया वैसे काम ना कर पाए, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 356 लगता है और इसी को हम लोग कह देते हैं स्टेट इमरजेंसी। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, कि राज्य में बहुत गड़बड़ उथल पुथल चल रही है और राज्य की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ये रिपोर्टिंग जाती है हर 15 दिन में। हर स्टेट के राज्यपाल की ड्यूटी होती है कि वो गृह मंत्री को, होम मिनिस्टर को, उस स्टेट में अंदर क्या चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग करें। और यही कारण भी है कि हर स्टेट का राज्यपाल, वहां का आदमी जो वहीं उसी स्टेट का है, वो नहीं रखा जाता, क्योंकि राज्यपाल एक तरह से देश की जो मेन सरकार है उस तक मैसेज पहुंचाते हैं कि किसी भी स्टेट की इंटरनल अंदर की खबरें क्या कुछ हैं। तो उसमें अगर उसी स्टेट का कोई आदमी होगा तो हो सकता है उसके वर्चस्व के ऊपर कोई हावी हो और उन रिपोर्ट्स में फेरबदल करवा ले। इसलिए आप देखिएगा हमेशा गवर्नर उस स्टेट का ना होके बाहर की किसी स्टेट का ही बनाया जाता है। सीएम हमेशा उसी स्टेट का होगा, क्योंकि सीएम को पावर इस्तेमाल करनी है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, वहां उनको प्रशासन में कामकाज करना है। तो सीएम हमेशा सेम स्टेट के मिलते हैं जनरली, ऐसे बाहर के भी बनते हैं लेकिन फिर वो रिहाइश बदल लेते हैं, और राज्यपाल हमेशा स्टेट से बाहर का बनेगा। ठीक है, वापस आते हैं। तो स्टेट में इमरजेंसी लगती है 356 के तहत, और 360 आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुई। ये लगभग 125 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुकी। 352 3 बार इस्तेमाल हुई, 356 356 आज तक 130 टाइम्स प्लस इस्तेमाल हो चुकी, और ये लगभग हर राज्य ने अपने राज्य के हालातों के चलते 356 का इस्तेमाल जब जरूरत पड़ी तो किया गया। सिर्फ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने 356 का इस्तेमाल नहीं किया, बाकी लगभग सभी स्टेट्स ने इस 356 को अपने यहाँ पर जब सरकार के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए, सरकारें संभाल नहीं पाई, तो कभी विधानसभा भंग करवा के और कभी विधानसभा चलती रही, लेकिन इमरजेंसी 356 की लगा दी गई है। तो ये स्टेट में लगेगी, ये पूरे देश में लग सकती है, देश के एक बड़े भाग में। 360 को हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंस मतलब पैसा, वित्तीय। जब कभी भारत में, ये लिखित में है, अगर कभी भारत की साख को खतरा हुआ, साख होती है बेटा आपकी वैल्यू, तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भारत की साख को अगर कभी खतरा होता है तो ऐसा पहले से लिखित में है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत, हमारी उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अकॉर्डिंग अपने देश में आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। आज तक भारत में कभी भी आर्टिकल 360 का इस्तेमाल नहीं किया गया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है 356, जो सभी स्टेट्स में लगभग लग चुका, सिर्फ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 स्टेट्स को छोड़ दें, और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है यूपी और मणिपुर ने, 10-10 बार दोनों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है, 3 बार यहां भी लग गया। अब हर स्टेट की आपको गिनती नहीं करनी, लेकिन चलते चलते बता दिया। तो सबसे ज्यादा बार लगा है यूपी और मणिपुर में, बिल्कुल नहीं लगा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, और सबसे पहली बार इस आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ था पेप्सू में। उस जमाने में पंजाब अलग से स्टेट नहीं था, पेप्सू हुआ करता था, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। 7 दिन का लगा था, सिर्फ 7 दिन का, 1 हफ्ते का कर्नाटका में। सबसे छोटे टाइम पीरियड के लिए कर्नाटका में आर्टिकल 356 इस्तेमाल हुआ। सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए पंजाब में लगा था, 1987 से 1992 के लिए, 5 साल के लिए। तो ये कुछ
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आ जाते हैं। आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे 352 की। तो 352 नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। कब कब लगी है वो बोर्ड पे देखिए। आपातकाल, जब आपातकाल लगता है ना तो सारे कामकाज रुक सकते हैं। सरकार अपने ताकत का इस्तेमाल करके जैसे चाहे पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है। और आज तक आपातकाल सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हुआ है। पहला तो क्वेश्चन यही कि कितनी बार इस्तेमाल हुआ, कब कब इस्तेमाल हुआ, 1962 में, और 1968 तक चला। ये लगा था 1962 के अक्टूबर में, और जनवरी 1968 में इसको हटा लिया गया। अगर आप देखें 62 में और 68 में तो कई साल का गैप है। इसका मतलब लगातार भारत के हालात कहीं ना कहीं गड़बड़ में रहे होंगे, तभी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई होगी। सेकंड जो हमारा लगा, ये लगा था 1971 के दिसंबर में, भारत पाक युद्ध के दौरान, और फिर ये हटा मार्च 1977 में। थर्ड जो लगा ये जून 1975 में लगा था, 26 जून को, और फिर ये हटा था मार्च 1977 में। इसका मतलब आर्टिकल 352 का इस्तेमाल आज तक भारत में 3 बार हुआ है। पहला 1962 में, यूज करते 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 68 आ गया। दूसरा 1971 के दिसंबर में, और यूज करते करते 1977 आ गया। तीसरा आप देख पा रहे हैं तो बीच में लगा है, देखो इसके बीच में आते हैं, ये खत्म एक साथ हुए लेकिन बीच में लगा। इसका क्या कारण था अभी मैं बता देती हूँ। आपातकाल जब पहली बार लगा तो इसका कारण था चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ये एक लंबी कहानी है। कभी मैं इसके लिए स्पेशल एक क्लास, एक सेशन में सारी बातें की, इसका हिस्टोरिक क्या कारण था कि चीन ने हमारे पर क्यों आक्रमण किया। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उठ के किसी पे भी आक्रमण, कोई डिस्प्यूट तो होता होगा ना। एक बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। 1954 में हमारे और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें नारा दिया था नेहरू जी ने, हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 में ये 5 सिद्धांत थे, जिसे कहा गया पंचशील समझौता। ये सिद्धांत क्या थे, बहुत रफली सुन लो। भारत और चाइना एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे, यानी एक दूसरे के टेरिटरी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में टांग नहीं अड़ाएंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, भाई तुम भी रहो, होता ना लिव एंड लेट लिव, भाई जियो और जीने दो, वो सिद्धांत थे 5। कभी मैं डिटेल में समझौतों के ऊपर ना क्लासेस ले लूंगी। पंचशील जो है, ताशकंद है, शिमला है, ये इंपॉर्टेंट समझौते थे। तो पंचशील समझौते की ये कहावत बन गई, स्याही भी नहीं सूखी थी 54 से, और अभी 62 आया था। उससे पहले भारत और चाइना लड़ पड़े। इसकी भी कहीं ना कहीं जड़ 2-3 साल पुरानी है। 1959 में चीन तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा हुआ था, और उसका कहना था कि मेरा अभिन्न अंग है। चाइना तिब्बत के ऊपर जो कंट्रोल करना चाहता था, उसको तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये एक पोजीशन है। अभी दलाई लामा जो प्रेजेंट में है वो 14th नंबर के हैं, और इंडिया के हिमाचल के धर्मशाला में वो रह रहे हैं। तो वो तिब्बत से भाग आए थे एक सैनिक का भेष में, वो वहां से, क्योंकि उनकी जान को हो गया खतरा। उन्होंने कहा चाइना मेरा मर्डर कर सकता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते इंडिया में एंटर हुए। उन्होंने भारत की सरकार से शरण मांगी, और भारत ने 1959 में, सोचो नेहरू के टाइम में, उनको शरण दी थी, और आज तक वो धर्मशाला में ही रह रहे हैं। अब तुम सोचो कितने कितने लंबे जिए। जब वो वहां से भाग के आए थे ना बेटा अपनी जान बचाने के लिए, तो सिर्फ 24 साल के थे। 1935 उनका बर्थ ईयर है, हमारी आजादी से पहले उनका बर्थ हुआ था 1935। और जब वो यंग थे 1959 में, अब तुम लगा लो 35 से 55 तक 20 साल के, और 4 एक्स्ट्रा, यानी 24 साल का एक युवा तिब्बत से भागकर यहाँ आए थे, जो धर्मगुरु थे उनके 14वें नंबर के। तो हमने उनको यहाँ शरण दे दी। इस बात से चाइना हमारे साथ, एक होता है ना खुंदक निकालने वाला काम, कि इन्होंने मेरे, जो आदमी मेरा दुश्मन था उसको इन्होंने राजनीतिक शरण दे दी, और उसका बदला फिर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बढ़ते 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 1962 में चाइना ने हमारे 2 फ्रंट्स पे अपनी फौज भेज दी। एक तो जिसको आज तुम अरुणाचल कहते हो, एक्चुअल में वो अरुणाचल बाद में बना 1987 में, उससे पहले वो नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1962 में चाइना की तरफ से एक भारी भरकम फौज नेफा की तरफ उतार दी कि इनके हिस्से पर कब्जा कर लो, और एक फौज उनकी बड़ा हिस्सा, बड़ी संख्या में हमारे लेह लद्दाख की बेल्ट के ऊपर जो हिस्सा है ना, यहाँ आ गई। 1962 में अचानक से जब ये हमारी तरफ बढ़े तो हम इसके लिए तैयार नहीं थे, और अगर थे भी तो रियलिटी ये है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए थे। उस मुकाबला ना कर पाने के कई सारे कारण थे। अगर हम हथियारों की होड़ की बात करें तो वो हमसे ज्यादा एडवांस थे उस जमाने में भी, और इंडिया को कहीं ना कहीं फील हुआ कि हमें बाहर से मदद ले लेनी चाहिए। 1 महीने बाद
1 महीने 1 दिन बाद चाइना ने अपनी फौज वापस बुला ली, जो नेफा अरुणाचल का बॉर्डर था यहाँ से, लेकिन डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ और आज तक चीन ने जिस लेह लद्दाख से लगती घाटी के इलाके पर कब्जा कर लिया था वो आज तक भी उन्हीं के कब्जे में है। अक्साई चीन का आपने नाम सुना होगा, उससे लगता एरिया। तो 1962 में जब एकदम से ये प्रॉब्लम आई अक्टूबर में, तुरंत से भारत में जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पर राधाकृष्णन जी, एस राधाकृष्णन जी, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। वो उसी टाइम नए नए ही राष्ट्रपति बने थे, तो 62 में ही उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था और 62 के अक्टूबर में ही चाइना के इस अटैक के कारण आपातकाल की घोषणा। आपातकाल देखा जाए तो चाइना हटिया तो हमें हटा देना था, लेकिन कंडीशंस, हालात सुधरे नहीं थे और इसके कुछ समय बाद ही 1965 में पड़ोसी पाकिस्तान ने हमारे साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। उस लड़ाई को निपटाने के लिए, एक समझौते के लिए हमारे पीएम ताशकंद गए थे शास्त्री जी, और वहां से डेड बॉडी वापस आई। आज तक एग्जैक्टली नहीं पता कि शास्त्री जी के साथ हुआ क्या था। लोग कह देते हैं कि हार्ट अटैक आया, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शास्त्री जी की डेड बॉडी के जब अंतिम संस्कार किया गया तो पार्थिव शरीर को जब ऐसे लेके जाते हैं तो बहुत लोगों ने जब उनके चेहरे को देखा तो उनके चेहरे का रंग बिल्कुल काला और नीला पड़ा हुआ था। यानी कुछ लोगों को शक हुआ था कि शायद शास्त्री जी की मौत नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, इन्हें जहर देके मारा गया। लेकिन इस बात का कोई सबूत, पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। तो हालात सुधरे नहीं थे। 62 के हालात बिगड़े हुए, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 66 में शास्त्री जी का मर्डर। तो हालात जब तक सुधरेंगे नहीं तो आपातकाल को लगा के चलते 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 68 आ गया। इंदिरा गांधी ने जब देखा कि चीजें थोड़ी सी अंडर कंट्रोल हैं, क्योंकि 66 में उनके हाथ में पावर आ गई, तो उन्होंने 68 आते आते कहा अब हालात ठीक हैं, कंट्रोल में है, अब आपातकाल हटा देते हैं। तो पहला आपातकाल 1962 में लगा चीन के कारण, 68 में इंदिरा गांधी के टाइम पे हटा। लेकिन आप देखो कुछ ही समय बाद 68 से 71 पाकिस्तान ने हमारे ऊपर दोबारा अटैक कर दिया। 65 का अटैक अभी थोड़े दिन पहले था, 5-6 साल ही हुए थे, दोबारा से अटैक कर दिया। 71 के अटैक के बाद हमने फिर से आपातकाल की घोषणा कर दी। इस आपातकाल को भी खींचते 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 77 ले आए। इसका कारण क्या था? पाकिस्तान का भारत के साथ जो आक्रमण कह लो, युद्ध कह लो, ये। और तीसरी बार जो लगा ये बीच में लगा। अगर मैंने आपको यहाँ देखो ध्यान से, मैंने 1965 में भारत पाक युद्ध बताया, लेकिन उस टाइम पे आपातकाल नहीं लगा। 65 में युद्ध तो हुआ, आपातकाल नहीं लगा। लेकिन यहाँ जब युद्ध भी नहीं हुआ तब भी आपातकाल लग गया। इसके पीछे लॉजिक ये है बेटा, जब लड़ाइयाँ होती है ना तब आपातकाल की कंडीशन सेम रहती हैं। जब तीसरा आपातकाल लगाया तो कोई लड़ाई नहीं थी। इस टाइम के आपातकाल को कहा जाता है, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इसे कहा गया था, आंतरिक अशांति के कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन मैंने आपको पीछे जो बताया तो कभी भी आंतरिक अशांति तो मैंने लिखा ही नहीं कि किसी कारण से हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी जो मैंने आपको बताया, इसके 3 कारण बताए। क्या क्या? युद्ध, आक्रमण, बाहरी आक्रमण, या फिर सशस्त्र, या तो सेना विद्रोह कर दे या जनता। इसमें तो कहीं ये वर्ड ही नहीं था। एक्चुअल में ये वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन इसका मिसयूज किया गया था कांग्रेस के राज में। इसीलिए मोरारजी देसाई, जब भारत के सबसे बुजुर्ग जो आज तक के प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ में पावर आई, तो उन्होंने 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन की उस रिटन डॉक्यूमेंट में एक अमेंडमेंट करके लिखवा दिया कि ये जो शब्द है, जिसे आप कह रहे थे आंतरिक अशांति, ये अब के बाद यूज नहीं होगा, क्योंकि इसको कहीं एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किसको अशांति माने? कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो अशांति हो गई, या कोई अगर अखबार आपके खिलाफ लिख रहा है तो क्या ये अशांति है? क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इसलिए इस वर्ड को हटा दिया और कहा अब आगे से अगर कभी आपातकाल लगेगा तो या तो युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो। वो विद्रोह जनता करे, सेना करे, कोई भी। तो अब ये वर्ड आज की डेट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये तो है बेटा इसका नंबर, ये है इसका टाइम पीरियड, कब से कब तक रहा, और ये है इसका कारण। अब हम बात करेंगे इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि असली पावर तो राष्ट्रपति की है ना भाई। लिखित तो दिखाते हैं, 352 यूज करने की पावर किसकी है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही आपातकाल लगाएगा, पीएम आपातकाल नहीं लगा सकता। तो इस टाइम पर जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे देश के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश में टीचर्स डे हम 5 सितंबर को हर साल मनाते हैं, वो इन्हीं का बर्थडे है। ये एक बहुत बड़े देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे की पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आजाद भारत होते ही जो पहला एजुकेशन कमीशन बना था ना,
1948 में यूनिवर्सिटी कमीशन बोल देते हैं उसको, यूनिवर्सिटी के ऊपर बना था वो, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लिए, उसके हेड भी यही थे। ये एक टीचर के रूप में अपने आप को ज्यादा बेहतर फील करते थे कि मेरी अगर कोई याद भी रहे तब तो ये जीवित थे। इन्हीं के सामने टीचर्स डे मनने लग गया था। राधा कृष्णन जी के जन्मदिन को ही हम आज तक टीचर्स डे मना रहे हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमारे राष्ट्रपति थे वी गिरी, वेंकट वराहगिरी। वी गिरी साहब भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो किसी राष्ट्रपति की मौत के बाद उनकी जगह काम करने आए थे। जब कोई मौत के बाद आता है ना काम करने, बिना इलेक्शन के ही सिर्फ मौत के बाद आ गए, तो हर कोई नहीं आ सकता, उसके लिए आपको उपराष्ट्रपति के पद पे होना जरूरी है। तो वी गिरी साहब उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति की हो गई डेथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। उनको हार्ट अटैक आया और 1967 में बने थे, 69 में वो एक्सपायर हो गए। उस टाइम पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वी गिरी। फिर बाद में इन्होंने कहा कि भाई मैं इलेक्शन लड़के अपने 5 साल के लिए आऊंगा, किसी के बचे हुए समय के लिए नहीं। तो इसलिए वी गिरी साहब ने इस्तीफा दिया, उनकी मर्जी थी, बिना इस्तीफा दिए भी लड़ सकते थे। और फिर ये अपने 5 साल के लिए आए। जब ये दोबारा चुनकर आए राष्ट्रपति की कुर्सी पर, तब इन्होंने आपातकाल लगाया, मर्जी से नहीं लगाया, पाकिस्तान ने अटैक किया तब लगाना पड़ा। और तीसरे आपातकाल को इंदिरा गांधी ने लगवाया था राष्ट्रपति को कहकर कि भारत की आंतरिक स्थिति खराब है, आंतरिक अशांति फैल गई है। हुआ क्या था, बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। 18 लाख की एक बड़ी भीड़ 1975 को 25 जून को, पूरी भीड़ 18 लाख, इमेजिन करो कितने लोग हैं। आज 18 लाख इकट्ठे होना नॉर्मल है क्योंकि सोशल साइट्स पे मैसेजेस बहुत जल्दी वायरल होते हैं, चीजें बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचती हैं। लेकिन 1975 में कोई सोशल मीडिया नहीं था, टीवी चैनल सिर्फ एक हुआ करता था, रेडियो का भी चैनल एक था, आकाशवाणी विविध भारती। टीवी एक नेशनल टीवी था, पूरे दिन कुछ नहीं आता था टीवी रेडियो पर। उस जमाने में फोन भी इतने फ्रीक्वेंटली ये नहीं था कि आप यहाँ से वहां फोन लेके जा सकते हैं, मोबाइल तो थे ही नहीं। तो आप इमेजिन करो उस जमाने में, जबकि एक जगह से मैसेज दूसरा भेजने में कई कई दिन चिट्ठी पत्री चलते थे, एक साथ 18 लाख लोग इकट्ठे हो गए। कहां पर? दिल्ली के रामलीला मैदान में। और वो सब एक ही बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे वो? एक बड़ा फेमस वो है, 2 लाइन है कि इंदिरा के लिए कहा गया था, ये पुराने किसी शायर ने, कवि ने लिखी थी, वो फेमस थी उस टाइम, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये उस टाइम पे फेमस कर दिया था। इंदिरा गांधी को कहा गया था कि सिंहासन खाली कर दो, ये पीएम की पोस्ट छोड़ दो, जनता आती है, मतलब जनता अपनी पसंद के कैंडिडेट को इस पर बैठाएगी। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने कहा कि ये देश में अशांति फैलाने वाले लोग हैं और इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है, गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने राष्ट्रपति को फोन किया था, फखरुद्दीन अली अहमद, और इनसे कह के भारत में आपातकाल लगवा दिया था। फखरुद्दीन अली अहमद, लास्ट आपातकाल इन्होंने ही लगाया था। और 1974 में ये राष्ट्रपति बने थे, 77 में इनकी डेथ हो गई थी। आज तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर सिर्फ 2 लोग कुर्सी पर बैठे बैठे कार्यकाल के बीच में चले गए। कोइंसिडेंस है, दोनों ही राष्ट्रपति मुस्लिम थे। पहले जाकिर हुसैन साहब चले गए और फिर फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो ये राष्ट्रपति थे। और इसका लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पीएम कौन थे। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो पंडित नेहरू भारत के पीएम थे। दूसरी बार लगा तो इनकी बेटी, पहली महिला प्रधानमंत्री। और जब तीसरी बार लगा तब भी इंदिरा गांधी। तो इसको याद करना जरूरी है क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखो, ये तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। सबसे पहले कितनी बार 352 का इस्तेमाल किया? 3 बार। कौन कौन से ईयर? 1962, 68 तक चला, 71, 75 तक, 75 से 75 बोल दिया, 77 तक, 75 से 77 तक, यानी 1962, 1971 और 1975। 71, 75 एक साथ खत्म हुए 77 में, और पहले वाला 68 में, 68 में खत्म हुआ। पहले वाले का कारण चीन ने आक्रमण किया, दूसरे का कारण पाकिस्तान ने, और तीसरा शब्द जो इस्तेमाल किया था, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो पहली बार में राष्ट्रपति थे, अब देखो राष्ट्रपति को कैसे तुम ट्रिक से याद करना। चीनी आक्रमण के समय में हमारे राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन जी। बहुत ज्यादा जब चीजें पढ़ते हैं ना तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में नीचे दब जाती हैं, फिर ये याद नहीं आती। तो इसका कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहिए। वो ट्रिक जल्दी से बता देती हूँ, इसको ऐसे याद कर लेना। चीनी का भोग लगा देते हैं राधा और कृष्ण को, फिर भूलोगे नहीं। तो जब चीनी आक्रमण हमारे ऊपर हुआ, इंडो साइनो वॉर, किसी दिन मैं इसको भी एक टॉपिक के रूप में पढ़ा दूंगी, तब हमारा राष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन बैठे थे? चीनी का भोग किसको लगाएंगे? राधा कृष्ण को, राधा कृष्णन जी। जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान ने बहुत ही गिरी हुई हरकत की, ऐसा सोच लेंगे।
लड़ेंगे कि भाई ये गलत था, आपस में इस तरह पड़ोसियों का लड़ना ठीक नहीं था। तो पाकिस्तान के टाइम पे कौन थे? गिरी, वीवी गिरी, वेंकट वराह गिरी। जब चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ तो उस टाइम पे कौन थे हमारे? राधा कृष्णन जी। चीनी का भोग किसको लगा? राधा कृष्णन जी को। पाकिस्तान के टाइम पे कौन थे? वीवी गिरी। और जब तीसरा एक फोन गया था, फोन करने वाली इंदिरा गांधी थी और फोन गया था फखरुद्दीन अली अहमद को। फ से फखरुद्दीन और फ से फोन, तो फखरुद्दीन जी को फोन गया। पीएम बाप और बेटी, दो ही लोग इस भारत में आज तक बाप बेटी की उस पर रहते हुए पीएम बने हैं, नेहरू, इंदिरा, इंदिरा। तो सन याद करने हैं, कारण याद करने हैं, प्रेसिडेंट याद करने हैं और पीएम याद करने हैं। ये पेपर में बेटा बहुत ज्यादा बार आते हैं और लगभग बच्चे जो ध्यान से नहीं सुनते वो चीजों को गलत कराते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि चीनी का भोग किसको लगा, तो राधा कृष्ण को। पाकिस्तान के टाइम पर क्या थे? वीवी गिरी। और आंतरिक अशांति का फोन गया था किसको? फखरुद्दीन अली अहमद को। पीएम कौन थे? पहली बार नेहरू, दूसरी बार इंदिरा, तीसरी बार भी इंदिरा। पहला कारण चाइना, दूसरा कारण पाकिस्तान, तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम लिया गया था। बाद में ये शब्द ही हटा दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ईयर की बात करें 1962, 71, 75। 62 वाला 68 तक चला, 71 वाला 77 तक चला और 75 वाला भी 77। कितनी बार लगा? 3 बार। तो चीन, पाकिस्तान और इंटरनल डिस्टर्बेंस, नेहरू, इंदिरा, इंदिरा, राधा कृष्णन जी, वीवी गिरी साहब और नीचे फिर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। और अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। हम लोग ICS कोचिंग सेंटर, ये हमारा एप्लीकेशन है बेटा, जिसपे मेरी क्लासेस डेली चलती हैं। और ICS कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन को आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप कुछ क्लासेस इसमें जो फ्री की हैं वो देख भी सकते हैं। उसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स जो हैं वो कुछ क्लासेस फ्री में डलवाई थी ताकि एक तरह से बच्चा देख सके। ICS कोचिंग सेंटर पे मॉडर्न हिस्ट्री एक बैच ये चला हुआ है और एक इस पे चला हुआ है HSSC का जो